Hey guys, welcome back to Indie Wrestling. So लोगन पॉल ने ऐसी क्या बात कह दी जिसने मेरा कर दिया है मूड थोड़ा सा लाइट। और क्या है ट्रिपल एच का स्टांस फॉर हेल इन अ सेल। और इसके बाद काफी ज्यादा सीरियस और काफी ज्यादा सैड न्यूज रिलेटेड टू सीएम पंक। और क्या है सीएम पंक का एईडब्ल्यू फ्यूचर। सो गाइस बने रहिए विद इंडी रेसलिंग। बूम। So guys, as we already know, Crown Jewel का मेन इवेंट लोगन पॉल रोमन रेंज चैलेंज कर रहे हैं एक दूसरे को फॉर द यूनिवर्सल एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। और इसी चीज को प्रमोट करने के लिए लोगन पॉल लगे हुए हैं हर जगह। हर एक पॉडकास्ट में वो जा रहे हैं, हर एक टीवी शो में वो जा रहे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं अपना ही जो मैच है लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंज का, इसको प्रमोट करने के लिए। तो इसी प्रमोशन के चक्कर में उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी, मेरे को सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छी लगी। सो मैं अब पढ़ के सुना रहा हूँ लोगन पॉल ने क्या कहा वर्ड टू वर्ड ऑन दैट पॉडकास्ट। सो लोगन पॉल का कहना है कि आई हैव गॉट 2 कंट्रीज आई एम लुकिंग एट, आई हैव नॉट फॉरगॉटन अबाउट यू। मैं 2 कंट्रीज की तरफ देख रहा हूँ और मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। आई एम मेकिंग द पुश। अब ये पुश जो कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को कर रहे हैं या वो अपने पर्सनल ब्रांड एम्बेसडर या स्पॉन्सर्स को पुश कर रहे हैं? वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। वो जो कंट्रीज हैं उनमें से एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरी है इंडिया। So we are coming hard, we are coming fast and we are coming strong. I love these countries. I have never been to either. तो तुम प्यार कैसे कर सकते हो जब तुम वहाँ गए ही नहीं? So I want to put it on a big show. मतलब लोगन पॉल का मन है कुछ, या तो उनकी जो रेसलिंग है या तो बॉक्सिंग है, वो दोनों में से कुछ एक काम करे। और ये जो है इनकी प्राइम ड्रिंक है, जैसे गेटोरेड हो गई, स्टिंग हो गई, ये इंडिया में भी कुछ लॉन्च करने वाले हैं। जब मौका मिलेगा तो पी लेंगे। So I've got many reasons to go. I'll show up. I'll do the meet and greets, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट एंड ग्रीट वगैरह करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को किस करेंगे, ऊट पटांग जंप मारेंगे और राम जाने क्या क्या करेंगे। सो बात ये नहीं है कि लोगन पॉल ने ये क्या बोला है, बात ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो स्टांस है रिगार्डिंग इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट जो एशियन कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, या और अगर मैं ईस्ट में जाऊँ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाऊँ, अबू धाबी या सऊदी अरेबिया, या डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए सऊदी अरेबिया क्राउन जूल है। जितना एईडब्ल्यू का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उतना एक शो की इनकम कमा लेता है डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरेबिया से। बट अनफॉर्चुनेटली जो टॉप 3 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में एज अ मार्केट फॉर प्रो रेसलिंग, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई की मैं बात करूं या एईडब्ल्यू की बात करूं, तो नंबर 2 पे यूनाइटेड किंगडम आती है और नंबर 3 पे आती है इंडिया। और इंडिया की जिस तरीके से मतलब जो कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं और जिस तरीके से जो उनके सुपरस्टार्स को मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई में पुश किया जाता है, वो सच में बहुत ही ज्यादा वाहियात है। मतलब जिस तरीके से जिंद्र महल की बुकिंग करी थी, जिस तरीके से शैंकी वीर, उससे पहले द ग्रेट खाली हुआ करते थे, और वो जिस टाइप की बुकिंग से ऑब्वियसली हम एज ए इंडियन फैंस वी आर नॉट हैप्पी। बट ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो एक वेस्टर्न माइंडसेट है इंडिया के लिए या नॉर्थ, मतलब जो इधर का बेल्ट है एशिया के लिए, वो क्लियरली डिपिक्ट करता है। और ये शायद पर्टिकुलरली डिपिक्ट करता है मेरे ख्याल से विद रिस्पेक्ट टू विंस मैकमैन, क्योंकि मैं अभी भी सतनाम सिंह की बुकिंग देखता हूँ एईडब्ल्यू पे, क्योंकि वो बंदा उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बट उसकी बुकिंग भी कोई उतनी ज्यादा वाहियात नहीं है कि हम बोलें कि भाई ये कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो। बट वहीं अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से खली की, जिस तरीके से जिंद्र महल, वीर, और अभी एनएक्सटी पे जो शैंकी वगैरह, उनकी बुकिंग से मतलब पर्सनली आई एम नॉट हैप्पी। सो मुद्दा ये है कि ट्रिपल एच ने ऑब्वियसली टेक ओवर कर लिया है विंस मैकमैन से, और वो किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई को पुश करेंगे इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया बट ये जो पूरा एशिया रीजन है इसमें कैसे पुश करेंगे। क्योंकि हमने जाया ली को देखा जो एक चाइनीज ओरिजिन रेसलर है, उनको भी मेरे ख्याल से स्मैकडाउन पे मैंने पिछले 6 महीने में नहीं देखा, और जो पाकिस्तान ओरिजिन रेसलर मुस्तफा अली हैं उनको भी मेरे ख्याल से पुश मिलता है फिर रुक जाता है, मतलब स्टार्ट या स्टॉप वाला सीन होता है। बट जो भी हो मेरे ख्याल से ट्रिपल एच है काफी ज्यादा सेंसिटिव टूवर्ड जो इंडिया ओरिजिन रेसलर्स हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में वो इंडियन रेसलिंग को भी उतना ही तवज्जो देंगे जितनी वो मेरे ख्याल से यूनाइटेड किंगडम को देते हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर यूके एनएक्सटी यूके था, अब वो एनएक्सटी यूके से एनएक्सटी यूरोप करने वाले हैं। और एक टाइम पे न्यूज ये भी आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाला है एनएक्सटी इंडिया। एनएक्सटी मतलब पूरा दुनिया में एनएक्सटी के छोटे छोटे सेंटर खुल जाएंगे, और मतलब एक तरह से वो ट्रेनिंग सेंटर भी हो सकते हैं, परफॉर्मेंस सेंटर भी हो सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रिपल एच का जो सपना था एनएक्सटी का, वो विंस मैकमैन और ब्रूस पिचर्ड और निक खान ने बहुत ही वाहियात तरीके से मार दिया। उसके बाद तक इवन आज की डेट तक एनएक्सटी उस गम से नहीं निकल पाई। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो ट्रिपल एच का विजन है एनएक्सटी को पूरी दुनिया में, ये जो रेसलिंग प्रो रेसलिंग है उसको पूरी दुनिया में ले जाने का, वो काफी ज्यादा सक्सीड हो।
सो मूविंग ऑन टू वन ट्रिपल एच विजन टू अनदर ट्रिपल एच विजन जो है रिलेटेड टू हेल इन अ सेल। अभी 2 या 3 हफ्ते पहले एक अपडेट आया था कि ट्रिपल एच जो ये गिमिक वाले पेपर व्यू हैं इनसे थोड़ा दूर जाना चाहते हैं। जैसे एक्सट्रीम रूल्स हो गया, जैसे हेल इन अ सेल हो गया, जैसे टीएलसी हो गया, एलिमिनेशन चेंबर हो गया, या जो भी एक गिमिक वाले पेपर व्यू होते हैं, मनी इन द बैंक हो गया, इनसे ट्रिपल एच मेरे ख्याल से अपने आप को थोड़ा दूर करना चाह रहे हैं। और वो ये जो इवेंट्स हैं जैसे हेल इन अ सेल हो गया, ये एक मैच स्टिपुलेशन है, इसको पेपर व्यू बना के बेचना मेरे ख्याल से सच में बहुत ही वाहियात आइडिया। और ये पिछले 10 साल से 10 के पिछले 15 साल से WWE इसी मोटिव पे काम कर रही है। और ओवर द पीरियड उस चीज़ की हमको वर्थ पता चली कि जब तक कोई फ्यूड उतनी ज़्यादा हाई लेवल इंटेंसिटी ना हो जाए तब तक हेल इन अ सेल को समन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो मेरे ख्याल से ट्रिपल एच ने काफ़ी सीरियसली इस चीज़ को सोचा होगा, समझा होगा, क्योंकि उनका जो पेपर व्यू मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मतलब अच्छा तो WWE का पिछले 30 साल से चल रहा है, पर ट्रिपल एच ने सोचा होगा कि जब जिस फ्यूड को एक इंटेंस ज़रूरत है, जब किसी मोमेंट को ऐसी हो गई है कि भाई अब कोई रास्ता नहीं बचा, या तो एक्सट्रीम रूल्स करा लो, या फिर हेल इन अ सेल करा लो, या टीएलसी करा लो, या फाइट पिट करा लो, तब उस चीज को समन किया जाए, रादर देन एक चलती फिरती नॉर्मल सी फ्यूड में तुम बीच में एक हेल इन अ सेल आ जाता है। तूने मेरे लंच के पैसे चुरा लिए, हेल इन अ सेल। तूने मेरे को कॉफी नहीं दी, हेल इन अ सेल। तो इन छोटी छोटी बातों पे हेल इन अ सेल को बुलाना तो सीरियसली अच्छा नहीं था। और मेरे ख्याल से ट्रिपल एच के जो 3-4 जो मूव्स ले रहे हैं, जैसे पेपर व्यू का जो उनका मॉडल है, या जैसे मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन जाने वाले के बीच में एक कुछ ना कुछ वजह तो हो कि ये सुपरस्टार वहां क्यों अपीयर हो रहा है। और ऐसे ही काफी सारी चीजें ट्रिपल एच ने पिछले 3 महीने में करी हैं, जो मैं पर्सनली एग्री करता हूँ कि ये चीजें WWE को काफी लंबे टाइम पहले कर लेनी चाहिए थी, मिनिमम 6 या 7 साल पहले। सो अगर मैं बात करूँ हेल इन अ सेल की, तो मेरा पहला हेल इन अ सेल जो मैंने लाइव टीवी पे देखा था वो था रेसलमेनिया 28 एंड ऑफ एन एरा। शॉन माइकल्स गेस्ट रेफरी थे, अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच। काफी सीरियस मैच था, इस मैच को मैंने बार बार न जाने कितनी बार जाके देखा है, पर मैच में दम भी था। और जिस तरीके की जो फ्यूड चल रही थी, शॉन माइकल्स अंडरटेकर रेसलमेनिया 25, शॉन माइकल्स रिटायरमेंट अगेंस्ट अंडरटेकर रेसलमेनिया 26, 27, और जो वो मैच था अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच रेसलमेनिया 27 वाला, सच में बहुत ही मस्त था। बट उसका उसी पॉइंट से मैंने अंडरस्टैंड किया कि रेसलिंग क्या होती है, स्टोरी क्या होती है, और किस तरीके से उस स्टोरी को एक रेसलिंग मैच में दिखाया जाता है। तो ट्रिपल एच, अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, ये काफी ज्यादा वेटरन प्रोफेशनल रेसलर्स हैं, और इनको पता है कि जो एक स्टोरी है एक उसको कैसे हमको एक मैच में दिखाना है। मतलब रेसलिंग इज लाइक किसी स्टेज पे कोई शो चल रहा है, बट स्टेज पे कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रॉपर रेसलर रेसलिंग कर रहे हैं। तो रेसलमेनिया जो 28 था उसमें अंडरटेकर ने प्रोवोक किया था ट्रिपल एच को कि जो काम शॉन माइकल्स नहीं कर पाया है वो तू कहाँ कर पाएगा, और शॉन इज ऑलवेज बेटर देन यू। तो इन सब चीजों ने प्रोवोक किया था ट्रिपल एच को। फिर बाद में शॉन माइकल्स ने भी बोला कि मैं होऊंगा स्पेशल गेस्ट रेफरी, और इन्हीं हाथों से मैं अंडरटेकर तेरी स्ट्रीक खत्म करूंगा। बट ऐसे कुछ हुआ नहीं, बाद में क्या हुआ तुम सबको पता है। बट वो जो क्लोजिंग मोमेंट था हेल इन अ सेल का, जहाँ मतलब रैम्प पे अंडरटेकर, शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच एक दूसरे को हक कर रहे थे कि ये एंड ऑफ एन एरा है। और उसके बाद क्या हुआ वो हम सबको पता है, कोई भी एंड ऑफ द एरा नहीं थी। और अगर मैं बात करूं दूसरा अंडरटेकर का मैच जो था समर स्लैम में, सो ये जो समर स्लैम था इसमें हेल इन अ सेल को पर्टिकुलरली अरेंज किया था विंस मैकमैन ने कि चलो अंडरटेकर और एज के बीच की जो फ्यूड है वो काफी ज्यादा सीरियस हो रही है, दोनों को हेल इन अ सेल में डालो, अब भाई अब तुम अपनी फ्यूड सॉल्व करो। तो समर स्लैम एक अलग पेपर व्यू, हेल इन अ सेल अलग पेपर व्यू, उस मैच स्टिपुलेशन को समर स्लैम में लेके आए थे, और एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच भी देखने को मिला था। और हेल इन अ सेल एक ही मोमेंट के लिए जाना जाता है जो हेल इन अ सेल का डेब्यू था, मतलब जिसमें अंडरटेकर ने मिक फोली या मैनकाइंड को मतलब 20 फुट का हेल इन अ सेल की बिल्डिंग होती है उसके ऊपर से फेंक दिया था। अभी शेन मैकमैन ने तो हमको पता है रेसलमेनिया 32 में खुद ही जंप किया था, बट इस वाले हेल इन अ सेल ये जो डेब्यू वाला मैच था हेल इन अ सेल का, इसमें अंडरटेकर ने मिक फोली को 20 फुट के हेल इन अ सेल से ऊपर से ही फेंक दिया। तो वो मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उस टाइम तो मेरे ख्याल से इंडिया में रेसलिंग का कोई क्रेज भी नहीं था, और होता भी तो मेरे ख्याल से हम देख नहीं पाते। बट इन एनी वेज हेल इन अ सेल को ये जो इसका एक पर्टिकुलर मैच स्टिपुलेशन बनाने का जो डिसीजन है ट्रिपल एच का, मैं इसका फुली सपोर्ट करता हूँ। और हेल इन अ सेल की तभी जरूरत पड़नी चाहिए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है 2 रेसलर को कंटेन करने का, अब तो इनको डालो हेल इन अ सेल में। सो मूविंग ऑन टू आवर थर्ड न्यूज, और काफी ज्यादा मतलब मैं पर्सनली काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ
काफी बुरा लग रहा है। काफी सारे ड्रीम मैचेस मेरे को पता चल गया कि अब वो नहीं देखने को मिलने वाले, और वो है रिलेटेड टू सीएम पंक। सो अभी ये सारी रूमर ही है, इसमें किसी भी AEW का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, सीएम पंक का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, मतलब किसी भी पार्टी ने कुछ ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। बट मोस्टली चांसेस हैं कि सीएम पंक वापस नहीं आने वाले इन AEW। और रिसेंटली मैंने एक अपडेट पढ़ा कि जो भी AEW का रोस्टर है, जितने भी उस कंपनी में सीनियर मेंबर्स हैं, जैसे क्रिस जेरिको, ब्रायन डेनियल्सन, केनी ओमेगा, जॉन मॉक्सली या इवन स्टिंग भी, या फिर और भी जो रेसलर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं बैक स्टेज, उन सबका एक यूनानिमस वो है कि सीएम पंक मत। सो अब मैं पढ़ने वाला हूँ कि वन ऑफ द टॉप स्टार, मतलब ये कोई भी हो सकता है, इसका नाम तो ऑब्वियसली अनाउंस नहीं किया हुआ है, बट ये पंक वोंट बी बैक, सीएम पंक वापस नहीं आने वाले। हिज वैल्यू ऑन द स्क्रीन इजंट 1% वर्थ द हैसल एंड द ब्लैक क्लाउड ही कॉजेज बैक स्टेज। तो इसमें कहने का मतलब वही है कि जितना सीएम पंक को सरदर्दी है, उससे ज़्यादा उनकी उतनी वर्थ है नहीं। तो ये पढ़ के मेरे को एज ए सीएम पंक फैन मेरे को पर्सनली तो काफ़ी बुरा लगता है, बट एज अ रेसलिंग कंपनी अगर टोनी खान को चलानी है तो उनको एज अ अपने फैन बॉय का जो पर्सोना है उसको त्याग के एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। और पिछले जो ऑल आउट मीडिया स्क्रम के बाद से लेके आज तक टोनी खान का जो बिहेवियर रहा है वो सच में काफी अच्छा है। उन्होंने टफ डिसीजन लिए, एलीट को स्ट्रिप किया, सीएम पंक को स्ट्रिप किया, और हैंगमैन पेज का वाला जो मैच था अगेंस्ट जॉन मॉक्सली एक हफ्ते पहले, उसमें भी उन्होंने काफी अच्छा डिसीजन लिया कि मैच को रोक दो भैया, अगर सीरियस इंजरी है तो मैच रोक दो, ऐसे कोई बहादुरी का अवार्ड नहीं मिलने वाला, कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिलने वाला अगर तुम मैच कर लोगे। सो यूनानिमस अप्रूवल मिल गया है कि सीएम पंक को कोई नहीं देखना चाहता एट AEW बैक स्टेज, या AEW में कोई नहीं देखना चाहता। तो सीरियसली मेरे काफी सारे ड्रीम मैचेस थे, सीएम पंक वर्सेस समोआ जो, सीएम पंक वर्सेस जेफ हार्डी, सीएम पंक वर्सेस केनी ओमेगा, सीएम पंक वर्सेस जे लीथल, सीएम पंक एडम कोल, और सबसे बड़ा सीएम पंक वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन। ये सब मैच अब हमको नहीं देखने को मिलेंगे अगर ये न्यूज़ सच्ची है तो। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरे के सामने ये फोटो आई, सीएम पंक, FTR, और ये जो सीएम पंक का फाइनल मैच था, मतलब डबल और नथिंग पेपर व्यू के अगले ही हफ्ते वाला जो डायनामाइट था, उसमें उनका ये ट्रिपल थ्रेट मैच था, सीएम पंक, FTR। और मेरी पर्सनली काफ़ी सारे उम्मीदें थी सीएम पंक की टाइटल रेन से, बट अनफॉर्चुनेटली उनको 2 टाइटल रेन मिली, दोनों में वो इंजर हो गए। ये शायद टाइटल सीएम पंक के कंधे पे है ही मनूसियत। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कूलर हेड्स विल प्रिवेल, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सीएम पंक कभी ना कभी, मतलब 1 साल बाद फिर वापस आए, क्योंकि अभी वो इंजर चल रहे हैं, उनकी बाइसेप में इंजरी आ रही है, क्योंकि उन्होंने ऑल आउट के मेन इवेंट में शायद अपनी बाइसेप टॉर्न कर ली। तो बंदा करंटली इंजर है, और इंजरी के टाइम में मेरे ख्याल से टोनी फायर तो नहीं करने वाले सीएम पंक को। और टोनी को पता है कि सीएम पंक जब थे नंबर 1 टी-शर्ट सेलर, पेपर व्यू $1 मिलियन गेट्स, और जो टीवी का क्वार्टर वाला जिस भी क्वार्टर में सीएम पंक थे, उनकी रेटिंग ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बाउंस कर जाती है। तो यही है कि सीएम पंक अंडरस्टैंड करें, टोनी खान अंडरस्टैंड करें, AEW का लॉकर रूम अंडरस्टैंड करे कि ठीक है तुम्हारी नहीं बन रही, अच्छी बात है, बट इस बंदे के होने से तुम्हारी जो कंपनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उसमें और भी काफ़ी सारे मैट्रिक्स हैं, जैसे रेटिंग्स हो गई, टी-शर्ट सेल्स होगी, मर्चेंडाइज सेल्स होगी। इसमें अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो क्यों ना एक कूलर हेड्स विल प्रिवेल वाली सिचुएशन बने, सीएम पंक अंडरस्टैंड करें, टोनी अंडरस्टैंड करें, और फैंस को भी देखने को दें काफ़ी सारे ड्रीम मैचेस जो मेरे ख्याल से अब वो टेबल पे पड़े ही रह गए, और काफ़ी सारा पैसा बनाया जा सकता था टोनी खान को और सीएम पंक के लिए, बट नॉट ओनली सीएम पंक, टोनी खान, बट पूरा एंटायर रोस्टर के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन जो है वो ये है कि सीएम पंक हाल फिलहाल में तो वापस नहीं आने वाले, और वो शायद कभी वापस ना आए AEW में। बोल के काफ़ी दुख हो रहा है, बट एनीवेज चलो लाइफ यही है, कोई आता है कोई जाता है। बट anyways, we have John Moxley, we have Bryan Danielson, Adam Cole, we have Hangman Page, we have Cody Rhodes in WWE। तो anyways, CM Punk के बिना हम ऑलरेडी 7 साल रह चुके हैं, अब आने वाली जिंदगी में रह लें तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो anyways, बेस्ट ऑफ लक टू CM Punk, अगर वो छोड़ के जा रहे हैं, गेट वेल सून। उनकी जो इंजरी है, और इनका जो डॉगी है लैरी, उसके भी 2 दांत टूट गए हैं, बट वो जो 2 दांत टूट गए हैं वो वाली रिपोर्ट को भी जो एलीट वाला कैंप है वो बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो एनीवेज चलो करते हैं आज की वीडियो को एंड, और इसके पीछे मैं सीएम पंक की एक छोटी सी ट्रिब्यूट जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी वो भी इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा।
So guys, thank you for being with Indie Wrestling, and don't forget to like, share, comment and subscribe to Indie Wrestling. Boom. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, वो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ